नमस्कार। कभी सोचा है कि एक ट्रेडिंग कंपनी जो सिर्फ मुनाफा कमाने आई थी, उसी ने हमारे देश के संविधान की पहली ईंट कैसे रख दी? चलिए आज इसी दिलचस्प सफर पर चलते हैं। 1600 के चार्टर से शुरू करके 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट तक, और देखते हैं कि ये सब हुआ कैसे। तो यही है हमारा सबसे बड़ा सवाल कि आखिर एक मुनाफे के लिए बनी कंपनी ने आज की भारतीय सरकार की नींव रखी तो रखी कैसे। ये कहानी है व्यापार की, राजनीति की और कानून की, जो आपस में कुछ इस तरह उलझी कि उसने इतिहास ही बदल दिया। आइए इस कहानी को परत दर परत खोलते हैं। तो इस कहानी की शुरुआत होती है एक कंपनी के जन्म से। एक ऐसी कंपनी जिसका मकसद तो कुछ और था, लेकिन जिसने आगे चलकर हिंदुस्तान का मुकद्दर ही लिख दिया। और वो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी। जरा उस दिन की कल्पना कीजिए, 31 दिसंबर साल 1600। एक तरफ इंग्लैंड में महारानी एलिजाबेथ प्रथम का शासन था, तो वहीं दूसरी तरफ हिंदुस्तान में शहंशाह अकबर की हुकूमत का परचम लहरा रहा था। ठीक इसी ऐतिहासिक दिन पर ईस्ट इंडिया कंपनी को बनाया गया। अच्छा, इस कंपनी की पहचान भी बड़ी मजेदार थी। इसका असली नाम तो इतना लंबा चौड़ा था, द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन ईस्ट इंडिया। इसे मर्चेंट ऑफ एडवेंचरर्स भी कहा जाता था, मतलब साहसी व्यापारियों की कंपनी। और जिस नाम से हम सब इसे जानते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी, वो तो इसे बहुत बाद में 1833 में मिला। महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने इसे बनाया था और शुरुआत में इसमें पैसा लगाने वाले 217 लोग थे। तो सवाल उठता है कि इतनी बड़ी कंपनी को चलाता कौन था? इसकी शुरुआती बनावट में एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स था। इसमें एक गवर्नर, एक डिप्टी गवर्नर और 24 दूसरे सदस्य होते थे। और दिलचस्प बात यह है कि इन सबका कार्यकाल सिर्फ 1 साल का होता था। तो कंपनी तो बन गई, अब वक्त था भारत की जमीन पर अपने पहले कदम रखने का। चलिए देखते हैं कि कंपनी का ये सफर शुरू कैसे हुआ। कहानी आगे बढ़ती है। साल 1608 में कैप्टन हॉकिंस हेक्टर नाम का जहाज लेकर सूरत के तट पर उतरे। 1 साल के अंदर 1609 में वो आगरा में मुगल दरबार तक पहुंच गए। लेकिन असली कामयाबी मिली 1615 में, जब एम्बेसडर सर थॉमस रो ने बादशाह जहांगीर से भारत में व्यापार करने की इजाजत हासिल कर ली। अब अंग्रेजों की नजरें एक खास जगह पर थीं, बंगाल। क्यों? क्योंकि उस जमाने में पूरी दुनिया का 25% कपड़ा सिर्फ बंगाल में बनता था। मतलब ये सोने की खान जैसा था। तब यहां औरंगजेब के मामा शाइस्ता खान का शासन था। और यहीं एक और बात याद रखना बहुत जरूरी है। 1707 में औरंगजेब की मौत हो गई, जिसके बाद मुगल साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा था। और फिर आया साल 1717 का वो दस्तक। इसे आप ट्रेड के लिए एक तरह का वीआईपी पास समझ लीजिए। यह मुगल बादशाह फर्रुखसियर का एक शाही फरमान था, जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में बिना कोई टैक्स दिए व्यापार करने का अधिकार दे दिया। ये छोटा सा परमिट आगे चलकर बहुत बड़े झगड़ों की जड़ बना। और यहीं से चीजें बदलने लगी। जो कहानी व्यापार से शुरू हुई थी, वो अब सत्ता की लड़ाई में तब्दील होने वाली थी। बंगाल के लिए संघर्ष का दौर अब शुरू हो चुका था। इस लड़ाई की चिंगारी भड़की 20 जून 1756 को हुई एक घटना से। नवाब सिराजुद्दौला के राज में हुई ब्लैक होल त्रासदी ने अंग्रेजों और नवाब के बीच तनाव को इतना बढ़ा दिया कि अब जंग के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा था। इसके बाद हुए 2 ऐसे युद्ध जिन्होंने हिंदुस्तान की तकदीर हमेशा के लिए बदल दी। पहला था 23 जून 1757 को हुआ प्लासी का युद्ध। इसमें सिराजुद्दौला की हार हुई और भारत में अंग्रेजी हुकूमत की नींव पड़ गई। फिर ठीक 7 साल बाद 22 अक्टूबर 1764 को हुआ बक्सर का युद्ध। ये लड़ाई तो और भी बड़ी थी, क्योंकि इसमें कंपनी ने मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, मीर कासिम और शुजाउद्दौला तीनों की मिलीजुली फौज को हरा दिया। ये एक निर्णायक जीत थी। इन 2 बड़ी जीतों के बाद सब कुछ बदल गया। अब कंपनी सिर्फ एक व्यापारी नहीं थी, वो एक शासक बन चुकी थी। एक नए तरह का राज शुरू हो रहा था। बक्सर की जीत का नतीजा ये हुआ कि 1765 में इलाहाबाद की संधियां हुईं। इनमें से 12 अगस्त को
शाह आलम द्वितीय के साथ हुई संधि सबसे ज्यादा जरूरी थी। क्यों? क्योंकि इस संधि से कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार मिल गए। दीवानी मतलब आसान भाषा में कहें तो टैक्स यानी लगान वसूलने का अधिकार। अब सोचकर देखिए, एक प्राइवेट कंपनी अब सरकार बनकर लोगों से पैसा वसूलने वाली थी। तो कंपनी को ये नई ताकत तो मिल गई, लेकिन इसे इस्तेमाल कैसे किया गया? रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में एक बहुत ही अजीब सिस्टम लागू किया जिसे द्वैध शासन कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब था कि राजस्व यानी पैसा वसूलने का काम करेगी कंपनी और प्रशासन की जिम्मेदारी यानी निजामत वो संभालेगा नवाब। मतलब पावर सारी कंपनी के पास, लेकिन जवाबदेही वो नवाब की। अब जब पावर बिना जिम्मेदारी के आती है तो क्या होता है? भ्रष्टाचार। और भारत में कंपनी के अफसरों ने इतना भ्रष्टाचार किया, इतनी लूट मचाई कि इसकी गूंज लंदन में बैठी ब्रिटिश संसद तक पहुंच गई और अब उन्हें सीधे दखल देना ही पड़ा। इस गड़बड़ी को ठीक करने की राह कुछ ऐसे बनी। सबसे पहले 1726 में एक चार्टर एक्ट आया था जिसने गवर्नरों को कुछ कानून बनाने की ताकत दी थी। लेकिन बात बनी नहीं। भ्रष्टाचार इस कदर बढ़ गया कि 1772 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ को एक सीक्रेट कमेटी बनानी पड़ी ताकि वो कंपनी के मामलों की जांच कर सके। और इसी कमेटी की रिपोर्ट ने जमीन तैयार की 1773 के उस ऐतिहासिक कानून के लिए जिसे हम रेगुलेटिंग एक्ट कहते हैं। तो आखिर इस रेगुलेटिंग एक्ट में था क्या? इसने भारत में शासन का पूरा ढांचा ही बदल कर रख दिया। चलिए देखते हैं कि वो नई सरकार कैसी थी। इस एक्ट का सबसे बड़ा कदम था एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम बनाना। पहली बार बंगाल के गवर्नर को प्रमोशन देकर बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया और इस पद पर बैठने वाले पहले शख्स थे वॉरेन हेस्टिंग्स। इसके साथ ही मद्रास और बॉम्बे के गवर्नर अब उनके मातहत हो गए। अब गवर्नर जनरल अकेले तो काम नहीं कर सकते थे, तो उनकी मदद के लिए एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई गई। इसमें गवर्नर जनरल के अलावा 4 और सदस्य थे। सारे फैसले बहुमत यानी मेजॉरिटी वोट से होते थे और अगर कभी वोट बराबर हो जाते तो गवर्नर जनरल अपना एक एक्स्ट्रा वोट, जिसे कास्टिंग वोट कहते हैं, डालकर फैसला कर सकते थे। सरकार के साथ साथ न्याय का भी एक नया सिस्टम बनाया गया। 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई जिसके पहले चीफ जस्टिस बने सर एलिजा एम्पे। इसे कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का दर्जा भी मिला। इसका मतलब ये था कि इसके सभी फैसले और पूरी कार्रवाई को रिकॉर्ड किया जाएगा ताकि वो आने वाले मामलों के लिए एक मिसाल बन सकें। इस एक्ट ने कंपनी के अंदर भी बड़े बदलाव किए। लंदन में बैठे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का कार्यकाल 1 साल से बढ़ाकर 4 साल कर दिया गया और भारत में काम कर रहे कंपनी के कर्मचारियों पर बहुत सख्त पाबंदियां लगाई गईं। अब वो ना तो कोई अपना प्राइवेट बिजनेस कर सकते थे और ना ही किसी से कोई रिश्वत या तोहफा ले सकते थे। और फिर कहानी के आखिर में 1781 में आया एक्ट ऑफ सेटलमेंट। इसने 1773 वाले एक्ट की कुछ कमियों को सुधारा और इसका सबसे बड़ा और सबसे दूर तक असर डालने वाला फैसला था कार्यपालिका यानी गवर्नर जनरल और उनकी काउंसिल को न्यायपालिका यानी सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से अलग करना। शक्तियों के बंटवारे का यही सिद्धांत आज भी हमारे भारतीय संविधान के आर्टिकल 50 में मौजूद है। तो सवाल ये उठता है कि 2 सदी से भी पहले सिर्फ कंट्रोल करने के लिए बनाया गया एक सिस्टम, उसका कितना डीएनए, उसकी कितनी परछाई हम आज भी अपनी सरकारों के कामकाज में देख सकते हैं? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।